पीटीए एकता, डॉक्टर लक्ष्मण जी संघर्ष करो, स्वर्गीय विश्राम सिंह यादव अमर रहे, देश यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए डॉक्टर पप्पू भैया, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जिंदाबाद, लक्ष्मण यादव जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरदोई के आदरणीय विश्राम सिंह यादव जी की स्मृति में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में पीडीए दिवस मनाते हुए इस आयोजन में आए हुए आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय समाजवाद है, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। सबसे पहले जिस बहाने से हम और आप मिल रहे हैं, जो मूल वजह है इस श्रद्धांजलि सभा की, बाबू विश्राम सिंह जी की स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। आज मुझे किताब मिली है, उनके बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, उन्होंने जो इस समाज, इस क्षेत्र के लिए संघर्ष किया, शिक्षा के लिए संघर्ष किया, समाज में न्याय और समानता आए उसके लिए संघर्ष किया, समाजवादी तेवर से जुड़े रहे, चाहे वो जनता परिवार हो और उसके बाद से लेकर के समाजवादी पार्टी का सफर रहा। एक नेता से ज्यादा एक ऐसे शख्स के रूप में मैं इन्हें देख पा रहा हूं जो नेता के रूप में कम कामयाब हुए, लेकिन अपने संघर्षों से, अपने स्वप्नों से समाज के एक बड़े नेता के रूप में बड़े कामयाब हुए हैं। इसलिए मैं उनकी उस पूरी यात्रा को एक बार फिर से नमन करता हूं। और इस बात के लिए कि जिस समय जो लोग गैर बराबरी के खिलाफ बोलने से डरते रहे होंगे, जाति के नाम पर तमाम तरह से जो बंटवारा इस समाज का, इस देश में हो गया, शुरुआती बहुत मुश्किल से कोई आवाज उठा पाता रहा होगा, और वो आवाज उठाने का काम उन्होंने किया। और आत्मविश्वास देना सबसे जरूरी काम होता है। भीड़ तो सबसे अनुशासित भीड़ भेड़ों की होती है, लेकिन सैकड़ों हजारों भेड़ों को एक चरवाहा अपने डंडे से हाँकता है, जिधर इशारा करता है वो भीड़ उसी दिशा में चली जाती है। लेकिन भीड़ से हटकर जो पहला बिगुल बजाता है उसका नाम इतिहास में दर्ज होता है, क्योंकि वो भीड़ को भीड़ नहीं, उसको चेतना देकर के दिशा दिखाने का काम करता है। मैं बाबू विश्राम जी को उस दिशा दिखाने वाले एक सामाजिक नायक के तौर पर देख पा रहा हूं, और इसके लिए भी उनके संघर्षों को हम यहां पर याद करना चाहते हैं। और वो दिशा दिखाने का काम केवल सामाजिक नहीं, वैचारिक भी रहा। जब मुझे पता चला, पम्मू जी ने हमें इस बात का न्योता दिया कि आपको यहां आना है, तो उन्होंने अपने पिता के बारे में पिता का परिचय नहीं कराया कि मेरे पिता क्या थे और उनको याद कर रहा है उनका बेटा, इसलिए आपको आना है।
उन्होंने परिचय कराया कि वो शख्स थे जो अपने समाज के लिए संघर्ष करने के लिए जाने जाते थे और अपने इलाके में शिक्षा को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण काम किया। राजनीति में तो हमसे बेहतर आप जानते ही हैं, जो ज्यादा खरा होता है वो राजनीति में कई बार फिट नहीं बैठता है, क्योंकि जो ईमानदारी से बोल दे, जो झूठ कम बोले, वो प्रधानमंत्री बन पाएगा क्या? मुख्यमंत्री मुश्किल है, वक्त बदल रहा है। एक समय ऐसा था जो सच बोलता था, जनता का संघर्ष करता था, वो मुख्यमंत्री बनता था, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचता था। और आजकल उल्टा हो गया, वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। ऐसे वक्त में उनके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि शिक्षा को बढ़ाने का काम अपने क्षेत्र में किया, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से जुड़े रहे। तो ये बात एक विश्वविद्यालय से बाहर निकाल दिए गए प्रोफेसर को अच्छी लगी और हमने कहा कि हम उन्हें याद करने हरदोई पहली बार, इसके पहले एक बार आना हुआ था जब प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, तब मुझे बतौर विशिष्ट वक्ता बुलाया गया था कि आप उस समय सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की और संविधान की बात हो रही थी। तो मैं हरदोई जिले के कार्यकर्ता सम्मेलन में आया हुआ था प्रशिक्षण शिविर में, लेकिन वो एक दूसरे तरह का कार्यक्रम था। अब की इसलिए आना कबूल किया कि जो व्यक्ति शिक्षा की अहमियत समझा आज से 50 साल पहले, जब लोग नहीं समझ रहे होंगे, भले ही गांव में हमने बचपन में नारे सुने, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, फिर भी पढ़ाई लिखाई को हमारे यहाँ अहमियत नहीं मिल पाती, स्कूल ही नहीं थे। और ये बात जब इन्होंने बताई कि उस समय उस इलाके में स्कूल भी नहीं थे, उन्होंने स्कूल खोलने का काम किया ताकि गरीबों के, कमजोरों के, मजलूमों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। ये बात मुझे लगी कि उस पूरे समाज को बदलने का काम वही व्यक्ति कर सकता है जो कलम और किताब की अहमियत समझता है। इसलिए मैं उन्हें कलम और किताब की अहमियत समझने वाले वक्त में, आज तो खुदाई का वक्त आ गया है, यहां खुदाई करो वहां खुदाई करो, और उससे जो तनाव पैदा हो, उस तनाव पैदा होने के समय नौजवानों के हाथ में त्रिशूल, तलवार, लाठी, बंदूक, और समाजवादियों की, अम्बेडकरवादियों की लड़ाई है, हर नौजवान के हाथ में कलम और किताब हो, इसकी लड़ाई लड़ने वाले नायक का नाम है। तो इस किताब को पढ़ने में, तो जो इनके बारे में जानने में पता चला कि वो शिक्षा को लेकर के बहुत सजग थे, हम भी बहुत सजग थे। इतने सजग होना भी मुश्किल है आजकल। अगर सत्ता की हां में हां आप मिलाएं तो आप बहुत आगे जाएंगे। आजकल बहुत लोग बहुत आगे जा रहे हैं, बस उनकी हां में हां मिला है। जिसकी रीढ़ नहीं है, झुक जाए, उसने झुकने को कहा, सब रेंगने लगे, उनको बड़े बड़े ओहदे मिल जाते हैं, मंत्री बना दिया जाता है, राष्ट्रपति बना दिया जाता है, बहुत बड़े मुख्यमंत्री बना दिया, आयोग का चेयरमैन बना दिया, प्रोफेसर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया। जिसने अगर अपनी रीढ़ पर खड़े होकर कोई सवाल पूछ दिया, तो मैं तो इस मंच पर सुन रहा हूं, कोई जनता का चुना हुआ प्रधान है तो उसकी प्रधानी छीन लो, वो कोर्ट से लड़कर के तब अपनी प्रधानी बचा पाए। लोकतंत्र बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ इस देश को सबसे बड़ा उपहार है, भारत का संविधान, जिसने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया, जिसने कहा कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा। आपके वोट से कोई प्रधान तो कोई प्रधानमंत्री बनता है, ये आपके वोट की कीमत बाबा साहब के संविधान से हुई। तो संविधान के आधार पर लोगों ने वोट देकर किसी को प्रधान तो बना दिया, फिर कौन था वो जिसने प्रधानी छीन ली? इसका मतलब जनता को जो संविधान की ताकत मिली, उससे भी ऊपर कोई बैठ गया जो वो ताकत को छीन रहा है। वो तो गनीमत है कि न्यायालय ने न्याय कर दिया और वो वापस यहां बैठे।
तो जब लोकतंत्र में तंत्र ही लोक की बजाय सत्ता का गुलाम बन जाए तो संविधान खतरे में आ जाता है। और मौजूदा वक्त में इस देश का संविधान खतरे में है। ऐसे वक्त में जब संविधान ही नहीं बचेगा तो सरकारी शिक्षा बचेगी क्या? हरदोई के लोगों, जरा एक बात बताओ मुझे, आपके जिले में कितने सरकारी स्कूल हैं? दर्जनों होंगे। दर्जनों सरकारी स्कूल में किसी के घरों के बच्चे पढ़ते हैं, जिसकी जेब में पैसा है, क्या उसके बच्चे उस सरकारी स्कूल में जा रहे हैं? आप बताइए। अगर कोई अपने जेब में